इजराइल ईरान वॉर भले ही रुक गई हो, लेकिन अभी महायुद्ध का संकट टला नहीं है। तेहरान में फिर धमाका हुआ है और पुतिन का दृढ़ निश्चय, ये दोनों हम दिखाने वाले हैं आज आपको अड़ी में। मिडिल ईस्ट से यूक्रेन तक जंगी चिंगारी अभी भी जल रही है। पुतिन ने अपना दृढ़ निश्चय ट्रंप को बता दिया है, यूक्रेन विजय तक वो रुकने वाले नहीं है। तो दूसरी तरफ खामनेई के अंडरग्राउंड होने से दो बातें चर्चा में है। क्या खामनेई को मौत का डर सता रहा है इसलिए वो अंडरग्राउंड है, या फिर किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं? इस पर बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले युद्ध से जुड़े बड़े अपडेट आपको दे देता हूं। देखिए, सबसे पहला अपडेट, रूस ने कीव पर सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हमलों से दहली बहुमंजिला इमारत, यूक्रेन में 6 से ज्यादा शहरों पर रूस की बमबारी। ये तस्वीरें देखिए, रूस ने अभी तक का सबसे बड़ा अटैक कीव पर किया है। कीव के आसपास इस हमले का असर दिखा है। ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, इन सब से हमला किया है कीव पर रूस ने, और कई बहुमंजिला इमारत। देखिए, एक तो हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कैसे दहल गई, कैसे इस बहुमंजिला इमारत पर अटैक किया रूस ने। एक और बड़ी खबर, मैं आसपास की बात कर रहा था, आसपास के जिलों में तो तबाही तक हुई है। कीव के आसपास 10 जिलों में तबाही हुई है। आधी रात को हुए हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। 14 लोगों की मौत हो गई है और 23 से ज्यादा लोग घायल हैं। 9 घंटे में रूस ने यूक्रेन को दहला दिया है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये रियल पिक्चर हैं। और देखिए कैसे रात में हो या दिन में रूस ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं कीव पर और कीव के आसपास के 10 जिलों में। और यूक्रेनी एयर डिफेंस की बात कर लेते हैं, जो पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। रूसी मिसाइलों को रोकने में असफल रहा है यूक्रेन का एयर डिफेंस, पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। सायरन बजने से लोगों की जान बच गई, वरना और ज्यादा लोग मारे जा सकते थे। उधर कीव के पास सोलोमिन्स्की, डानित्स्की में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। सोलोमिन्स्की और डानित्स्की इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हुई है जो कीव के पास है। डानित्स्की में 16 मंजिला इमारत पर हमला किया रूस ने। इमारत के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। तो यूक्रेन में रूस की बमबारी, अभी तक का सबसे बड़ा अटैक। कहां अटैक हुआ है, बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको। देखिए, यूक्रेन में रूस की बमबारी, 2 घंटे में 155 से ज्यादा अटैक हुए हैं। और ये कहां अटैक हुआ है, ये आप देखिए, ये तो है पूरा यूक्रेन जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं राजधानी कीव के आसपास देखिए, चेरनीहिव, चेरकासी, पोल्टावा, निप्रो और उसके आगे भी ओडेसा तक, यानी ब्लैक सी के किनारे तक ये अटैक किया है रूस ने, जो यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आपको देख के लगता है कि पूरा जो सेंट्रल यूक्रेन है और थोड़ा सा जो सी साइड, ब्लैक सी साइड का वो यूक्रेन है, वहां पर ये अटैक हुआ है। और 2 घंटे में 155 से ज्यादा हमले किए हैं, 150 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं। रूसी हमले में 23 लोग घायल हैं और रूस ने 13 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। ड्रोन की तो गिनती नहीं है। कौन कौन इस पर बात करने के मेरे साथ पैनल में है, एक्सपर्ट पैनल से आपको मिलवाता हूं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं। नेवल कमांडर विक्रमजीत सिंह एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुशील कुमार सिंघल, पूर्व राजदूत और स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। जनरल सिन्हा, शुरुआत आपसे। जनरल सिन्हा, एक तरफ ट्रंप और पुतिन की बातचीत होती है, ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन माने और यह युद्ध रुके, और दूसरी तरफ पुतिन हमेशा एक बड़ा अटैक कर देते हैं। यह अटैक पिछली बार से और बड़ा। क्या देखते हैं आप, क्या एनालिसिस है आपका? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सवाल है नीयत का। क्या ये सच नहीं कि 1995 में अमेरिका और रूस में संधि हुई थी कि जहाँ जो भी नाटो का प्रेजेंस है वो ईस्टवर्ड रूस की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा? फिर यूक्रेन की तरफ क्यों आया रूस, अमेरिका, नेटो, क्यों नाटो, क्यों यूक्रेन को वो नाटो का मेंबर बनाना चाहता है? तो आप खतरा तो रूस के द्वार पे ला रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? क्या रूस ने अमेरिका को तोड़ा लेकिन अमेरिका ने रूस को तोड़ा, ये सच है? रूस ने अमेरिका को तोड़ा, ये सच नहीं है? तो आप किसी देश के द्वार पे आके खतरा पोज कर रहे हैं, तो राइट टू सेल्फ डिफेंस तो उसको होना चाहिए ना। वो अपनी बचाव भी तो कुछ करेगा, वही कर रहा है।
नहीं कर तो रहा है, लेकिन अमेरिका की क्या मोटिव विश्वसनीयता है? अमेरिका की क्या विश्वसनीयता है? क्या 100% विश्वास कर सकते हैं? जो मिस्टर मोटिव क्या है? रूस कहां तक जाकर रुकेगा? यूक्रेन पर कब्जा, कोई गलियारा, कोई बफर जोन, कहां तक? रूस के कंडीशंस बहुत साफ हैं। यूक्रेन डिक्लेयर करे कि वो नाटो का कभी सदस्य नहीं बनेगा, यूक्रेन एग्री करे कि जो भी रूस ने अभी तक हथियाया है जमीन वो रूस का है, काम खत्म, संधि हो जाएगी। लेकिन जब MI6 अमेरिका का नहीं चाहता कि शांति हो और उनकी दुकानदारी पे इफेक्ट होगा, तो कैसे विश्व में शांति होगी? जॉन एफ कैनेडी को किसने मारा? अमेरिका के MI6 ने मारा। तो नियत यदि साफ नहीं है, आप डबल गेम खेलते हो, ट्रिपल गेम खेलते हो, तो अगला देश तो अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस में अपने को प्रोटेक्ट करेगा ना। चलिए ठीक है, लेकिन सवाल यहां पर यह है, स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, क्या ये जो अटैक है इसका कुछ एनालिसिस आप कर पा रहे हैं? कई बार ऐसा भी होता है कि नेगोशिएशन होने से पहले हम ज्यादा से ज्यादा बढ़त हासिल करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा दुश्मन को डैमेज करना चाहते हैं। क्या उस कंडीशन में भी अटैक देख सकते हैं हम? बिल्कुल, आपकी जो लास्ट लाइन थी मैं उसी पे आ रहा हूं इस टाइम। हाँ। जो सारी वॉर की अगर हम सिनेरियो देखें वो एक्चुअली में चेंज हुआ है। जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब था, जब नेगोशिएशन चल रही थी, सीजफायर के करीब थे, और सडनली जब यूक्रेन ने इनके बॉम्बर्स पे अटैक करा, ऑलमोस्ट 10% फ्लीट खत्म कर दी, $7 बिलियन का लॉस हुआ है इंक्लूडिंग फाइटर बॉम्बर्स। उसके बाद से रशिया की पूरी टैक्टिक्स चेंज हुई हैं, उस वॉर सिनेरियो चेंज हुआ। और अगर पिछले 2 या 3 दिन की बात करें तो रशिया की तरफ से एक जबरदस्त अटैक हम देख रहे हैं, और ये एक बहुत स्पेसिफिक रीजन से है कि वो कीव पे अटैक कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो इस समय रशिया का जो एम लग रहा है वो है इनके एयर डिफेंसेस को एग्जॉस्ट करना। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट कॉल कर रहे हैं, दैट इज नॉट कि वो सिर्फ चाहेंगे कि आप सीज फायर कर दे, वो उनको भी पता है कि इस समय उनकी जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स एग्जॉस्ट हो रही हैं, इवन यूरोप और US दोनों की। तो वो चाहते हैं कि कुछ समय का ब्रेक मिले ताकि उसको रीफ्यूल करा जाए, दोबारा एक ब्रीदर मिले यूक्रेन को, और यहीं पे रशिया ये नहीं चाहेगा। अगर इस समय कीव को देखिए, आप पूरी तरह से कभी भी कब्जा नहीं सकते हैं क्योंकि ऑन ग्राउंड हमारे ट्रूप्स वहां पे नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन अगर हम कीव के ऊपर इस तरह से दबाव बना के रखेंगे, अगले 2 से 3 हफ्तों में इनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और उस समय जब सीज फायर होगा तो वो रशिया अपने टर्म्स पर करेगा। जितने भी एरियाज इस समय रशिया के अंडर हैं वो सारे डायरेक्ट कंट्रोल में आएंगे। उसके बाद फर्दर प्रेशर पड़ेगा, और ये रशिया, चाइना और ईरान के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस। आपने ईरान की बात की, ईरान की हमने यहां पर पूरी एक प्रोग्रामिंग की है। ईरान का हमने आगे अपने इस प्रोग्राम में एक सेगमेंट रखा है, क्योंकि ईरान में भी बहुत अहम अपडेट्स हैं ईरान से आ रहे हैं, जो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा रूस और यूक्रेन थोड़ा और बात करते हैं। मेट्रो के बेसमेंट में नागरिकों ने शरण ली है। सोचिए क्या हाल होगा इस वक्त कीव के लोगों का। ये देखिए कैसे मेट्रो में और बंकर्स में, मेट्रो के जो अंडरग्राउंड जो स्टेशन हैं उनमें, क्या सबवेज में कैसे शरण ले रहे हैं। 9 घंटे तक बेसमेंट में ही छिपे रहे यूक्रेनी नागरिक, क्योंकि इनको नहीं पता था कि रूस का वो ड्रोन या रूस की वो मिसाइल कहां हिट कर जाएगी। छोटे हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सब देखिए कैसे यहां पर इस बेसमेंट में रहने को मजबूर है, क्योंकि रूस ने बीती रात गजब कहर ढाया है यूक्रेन पर। और यूक्रेन को दहलाने के लिए किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है पुतिन ने। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल से हमला किया है यूक्रेन पर रूस की सेना ने। 15 से ज्यादा ड्रोन से रूस का यूक्रेन में हमला। ये देखिए आसमान में चमकती बिजली और ये तड़तड़ाहट की आवाज सुनिए आप। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, मैं आता हूं, लेकिन पहले 3 तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि 3 तस्वीरें ये देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, किस भीषणता की बात कर रहे हैं, कितने बड़े अटैक की बात कर रहे हैं। एक मिलिट्री कमांड सेंटर, उस पर एक ड्रोन आता है, हिट करता है, सबसे पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर, कैसे यूक्रेन के नागरिकों को, बच्चों को, बूढ़ों को अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस में शरण लेनी पड़ रही है। 9-9 घंटे, 10-10 घंटे वहां जमीन पर लेट के बिताने पड़ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर देखिए कैसे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला, आसमान में बिजली जैसे कड़क रही हो और जैसे तड़तड़ाहट हो रही हो। बताइए स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, क्या कहना चाहते हैं आप?
देखिए, इसमें एक चीज बहुत क्लियर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं ये सारे हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक हैं। इनको रोकने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्चुअली में यूक्रेन के पास हैं वो सिर्फ पेट्रियट है। बाकी सिस्टम्स इतने केपेबल नहीं है कि वो हाइपरसोनिक अटैक्स को रोक सके। और अगर आप ओवरवेलमिंग तरीके से ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजते हैं तो इतनी कॉस्टली इंटरसेप्टर मिसाइल जब आप यूज करेंगे इन छोटे ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए, तो आप बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस ले रहे हैं। तो यहां पे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, उनका भी लॉस है, यूक्रेन का तो हो ही रहा है। लेकिन 600 प्लस ड्रोन्स रशिया ने पिछले 2 दिनों में भेजे हैं, सिर्फ 50% प्लस ही इंटरसेप्ट हो पाए हैं। आप सोच सकते हो, आप दिखा भी रहे हैं अपने चैनल पर कंटिन्यूअसली के कितना जबरदस्त अटैक रशिया कर रहा है। इस टाइम एक और चीज रशिया टारगेट कर रहा है, वो है सिविलियन पॉपुलेशन का मोराल तोड़ने की, जो बहुत करीब है। जैसे मैंने बताया, ये आपने बड़ी बात बोली, सिविलियंस का मोराल तोड़ने की, क्योंकि ये एक बड़ी बात है, इस पर बात करूंगा। लेकिन देखिए, कीव पर रूस का हमला कैसे हुआ ये दिखाता हूं मैं आपको, ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूं। दिखाइए पीछे जरा, कीव पर रूस का हमला किन किन हथियारों से हुआ, किन किन मिसाइलों से हुआ। 12 इस्कैंडर एम बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल किया गया, 4 इस्कैंडर के क्रूज मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल हुआ, 2 किंजल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, 50 से ज्यादा गिरान 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है इस हमले में। तो कीव विनाश रूसी मिसाइल से, 12 इस्कैंडर मिसाइलें हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, 4 इस्कैंडर के क्रूज मिसाइलें हैं, 12 इस्कैंडर एम मिसाइलें हैं, 2 किंजर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 50 से ज्यादा ड्रोन हैं। लेकिन रूसी मिसाइल से कीव विनाश कैसे, ये आप देखिए। कैसे 4 तस्वीरें आपके सामने, इन चारों तस्वीरों में देखिए कैसे इमारतों को निशाना बनाया गया है, कैसे 13 मिसाइलों से अटैक हुआ है, आधी रात में अटैक हुआ है। आधी रात में लोग जाए कहां घर छोड़ के, तो अंडरग्राउंड स्टेशन पर जा रहे हैं। कमांडर विक्रमजीत जी, क्या आपको लगता है कि इस अटैक के पीछे कुछ है जो हमें पढ़ना चाहिए? समथिंग इज बिहाइंड दीज अटैक्स जो इतने ज्यादा भीषण हो रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी आप अभी देख रहे हैं डेवलपमेंट्स। देखिए, अभी जो एक एथिक्स ऑफ वॉर होते थे या रूल्स ऑफ वॉर होते थे, वो सारे मुझे तो ब्लर होते हुए नजर आ रहे हैं। अटैक ऑन सिविलियन पॉपुलेशन, सिविलियंस के जो राइट्स होते थे, अभी उसमें कुछ भी सही और गलत का जो भेद करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब ये मैंने कहीं पढ़ा भी था और यही हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि मेरे पास ताकत है, मैं जो चाहता हूँ मैं अपना एजेंडा जो है मैं पुश करूँगा। और बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं यही सेम हमने अभी थोड़े 2 हफ्ते पहले देखा जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया, और यही हम देख रहे हैं कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में भी हो रहा है। पर ये युद्ध कहाँ जा रहा है? क्या जो पुतिन चाह रहे हैं कि नेटो वहाँ ना पहुँचे, यूक्रेन उनके साथ उनके मत के हिसाब से चले, ये क्या ये संभव भी है? क्या आप किसी एक फ्री राष्ट्र के ऊपर अपनी विल इम्पोज कर सकते हैं? तो ये बहुत बड़े प्रश्न हैं गौरव जी, जो कि मुझे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस वक्त, मुझे मेरे समझ से परे हैं। पर हाँ, ये अभी जो बिजनेस ऑफ वॉर है ये तो चल ही रहा है। रूस अपने मिसाइलों की जो एक प्रदर्शन कर रहा है, लाइव प्रदर्शन कर रहा है, लोग इसको देख रहे हैं। लेकिन जो नरसंहार हो रहा है ज़मीन पर, जो आपने दिखाया कि लोग मेट्रो में बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें, ये वास्तविक चीज़ें, लोग उसको सह रहे हैं, लोग पीपल आर लिविंग इट एवरी डे एक्चुअली। और पिछले 3 साल से, ऐसा नहीं है कि ये कोई 1, 2, 3, 4 हफ्ते की कहानी है। तो इसको हमें, मैं समझ रहा हूँ कि नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, लोग क्या 3 साल से इसको जी रहे हैं और किस तरह से उनका देश बर्बाद हो चुका है पूरी तरह, वो हम देख रहे हैं लगातार। जिस तरह से रूस की मिसाइलें उनके देश को, चाहे वो लवीव हो और चाहे खार्किव, वो पूरा देश रूस की मिसाइलों की जद में है। मैं जनरल सिन्हा आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन अम्बेसडर सिंघल, क्या आपको लगता है कि रूस और यूक्रेन के बीच, क्योंकि पुतिन और ट्रंप के बीच जो बात हुई और उसके बाद ट्रंप ने जो कहा कि मैं बहुत निराश हूं और वो अपने लक्ष्य हासिल करने तक नहीं रुकेंगे, क्या ट्रंप ने बता दिया है कि युद्ध अभी नहीं रुकने वाला? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो ट्रंप साहब ने पहले भी कहा था कि मैं इतनी जल्दी करा दूंगा। हाँ। और वो डील में, क्योंकि वो कहते हैं मैं बहुत बड़ा डील मेकर हूं, तो उनको लगा था कि शायद वो रशिया से कोई डील क्रैक करेंगे और जो है यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। तो बड़ा उनका सिंपलिस्टिक व्यू था, जो कि वो प्रूव हो गया है। जो अभी तक जितनी भी बातचीत हो रही हैं, जो भी कार्रवाई हो रही हैं, कि जो उनका ये सोच था वो कितना गलत था। और अब उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया है कि भाई एक तरीके से कि भाई मेरे बस का नहीं है इसको करवाना, ये आपस में ही लड़ा के निपटेंगे, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो पहले उनके जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो है उनके जो
आर्मामेंट था उसका जो है उसने इतना ज्यादा यूक्रेन को सप्लाई किया कि जो है उनके पास कमी हो उनके गई पास है। कमी पड़ गई। मैं एक काम करता हूं एम्बेसडर सिंघल, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं क्योंकि हम उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और उसी पर ट्रंप की जो बाइट है वो मुझे लगता है एक बार दिखा देना चाहिए। ट्रंप ने यूक्रेन में हमले से पहले पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत हुई थी, जिसका हम लगातार रेफरेंस दे रहे हैं, लगातार जिसके बारे में अपने मेहमानों से भी मैं बात कर रहा हूं। पुतिन का क्लियर मैसेज, लक्ष्य हासिल करने तक हमला जारी रहेगा। ट्रंप ने कहा पुतिन से बात करके निराश हूं, तो आई एम नॉट हैप्पी रिगार्डिंग दैट। मैं इससे खुश नहीं हूं। युद्ध रोकने पर बात नहीं हुई। देखिए, युद्ध रोकने पर कोई बात नहीं बनी एक्चुअली। खबर तो ये है, आइए आपको बिग वॉल पर दिखाता हूं। पुतिन से बातचीत करके मैं बहुत ज्यादा निराश हूं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जिनका कहना था कि मैं 24 घंटे में रूस यूक्रेन की वॉर रुकवा दूंगा। पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और ये बताया कि कैसे अमेरिका की स्वतंत्रता में रूस का भी योगदान है। उन्होंने वो याद दिलाया। इसके अलावा ट्रंप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि पुतिन युद्ध खत्म करने के मूड में नहीं है। अब जब ट्रंप ने यह कह दिया तो सोचिए फिर पुतिन का क्या इरादा होगा। पुतिन ने कहा, हम विशेष सैन्य कार्रवाई के लक्ष्यों को नहीं छोड़ेंगे। अब उस सैन्य कार्रवाई अभी तक कह रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया इसको युद्ध कह रही है। पुतिन का इस तरह का रवैया बहुत बुरा है, ट्रंप ने कहा। पुतिन ने कहा, रूस ने अमेरिका के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वो बताया उन्होंने कि जब ब्रिटेन ने उनसे सेना मांगी थी तो कैसे रूस की रानी ने उनको सेना नहीं भेजी थी। अब देखिए, पुतिन का इस तरह का रवैया बहुत बुरा है, तो उन्होंने बोल दिया। लेकिन पुतिन का ये रवैया, मैं एम्बेसडर सिंघल आप ही से शुरू कर रहा हूं क्योंकि आपको मैंने बीच में रोका था। अपनी बात को प्लीज पूरी करिए। पुतिन का ये रवैया बहुत बुरा है, यानी ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब यूक्रेन भगवान भरोसे, अब कोई नहीं बचा सकता क्योंकि वो तो देने को तैयार नहीं है। कह रहे हमारे पास नहीं बची मिसाइलें। बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अपनी जो उनको उसमें मेहनत करनी चाहिए, जो एफर्ट करने चाहिए, वो अपनी जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको वो वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि उनका इरादा यह है कि वो कोई रशिया के साथ में कोई उनका शायद उनके दिमाग में है कोई डील करना चाहते हैं। वो उसके लिए यूक्रेन के लिए नहीं फंसना चाह रहे हैं। वो अपने आप को वो चाह रहे हैं कि आपस में अपना निबट जाए। लड़ा दिया आपने, कहा लड़ो मैं तुम्हें हथियार दे रहा हूं, आपने कहा लड़ो तुम्हें टेक्नोलॉजी दे रहा हूं, आपने कहा लड़ जाओ मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, और अब वो 3 साल बाद कह रहे हैं वो फंसना नहीं चाह रहे। वो जब बर्बाद हो गया तब बिल्कुल वही उनकी समस्या है। क्योंकि वो उनका जो अपना नारा है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके हिसाब से उनको लग रहा है कि यूक्रेन में और रशिया के बीच में जो चल रहा है उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। यूरोप की प्रॉब्लम है, यूरोप को हैंडल करनी पड़ेगी। और इसके लिए अभी प्रेसिडेंट पुतिन को उन्होंने अपने जो अपने तरफ से कई 2-3 जो उनकी बातचीत हुई है या उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे पीछे आने के बाद, उसमें उन्होंने उनको क्लियर कर दिया कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट मैं कम करता चला जा रहा हूं, करूंगा, और उसी हिसाब से उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट भी कम कर दिया है। तो प्रेसिडेंट पुतिन अब जो है पूरी तरह से अड़ गए हैं। वो जो कह रहे हैं कि हमारे जो रूट कॉज हैं, जब इमीडिएटली इन्होंने स्पीच के बाद स्टेटमेंट भी आया और उसके बाद में ये सबसे बड़ा हमला भी किया यूक्रेन के ऊपर एक्चुअली, कि दिखाते हुए कि भाई मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। वो कह रहे हैं जो रूट कॉज जब तक मैं खत्म नहीं कर लूंगा, अपने उनका समाधान नहीं कर लूंगा। इसी पे बात करते हैं कि आगे रूट कॉज है क्या। लेकिन पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि ट्रंप और पुतिन में कितनी बार बात हुई है। ये पहली बार नहीं हुई है और हो सकता है आखिरी बार भी ना हुई हो, क्योंकि 2025 में ट्रंप और पुतिन 6 बार आपस में बातचीत कर चुके हैं। 12 फरवरी को दोनों नेताओं ने 3 साल बाद बात की। 18 मार्च को एनर्जी ठिकानों पर हमले रोकने पर बात हुई। 19 मई 2025 की बात हो रही है, सीज फायर पर बातचीत हुई। 4 जून को इस्तांबुल शांति वार्ता के बाद फोन पर बात हुई। 14 जून को ईरान इजराइल जंग पर बातचीत हुई। 4 जुलाई को फिर, यानी जब हम आज बात कर रहे हैं, जब 4 जुलाई को यूक्रेन में सीज फायर पर बात हुई थी। लेकिन जनरल सिन्हा, ये बात किसी एक्शन में तब्दील क्यों नहीं हो रही है और क्या है वो आखिरी लक्ष्य पुतिन का? यह विरोधाभास है। मिस्टर ट्रंप नहीं चाहते हैं शांति हो। यदि शांति चाहते हैं तो यूक्रेन को सपोर्ट बंद करो, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मिलिट्री इक्विपमेंट देना बंद करो, फाइनेंशियल सपोर्ट बंद करो। यूक्रेन घुटने पे आएगा और शांति के टेबल पे आएगा। आप शांति चाहते हो नहीं, आप आग लगाते हो और फिर शांति की बात करते हो, फिर मिस्टर पुतिन को दोषी ठहराते हो। वो शांति होगी कि यूक्रेन की हार होगी? फिर तो यूक्रेन को रूस जो चाहेगा अपनी शर्तों पे करेगा। क्यों नहीं यूक्रेन की हार हो? आप मेरे घर के सामने आके मेरे घर के सामने आग लगाएंगे और फिर बात करेंगे कि मैं दोषी हूं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। फिर मैं रिपीट करता हूं, 1995 की संधि का किसने उल्लंघन किया? अमेरिका ने किया। रूस क्या कह रहा है? मुझे न्यूट्रल यूक्रेन दो, जो कि नाटो और अमेरिका के इन्फ्लुएंस से दूर रहे। मुझे बफर जोन जो था वो बफर जोन दो। क्यों नहीं दे रहे हो? क्या ये रूस का मिनिमम रिक्वायरमेंट सही नहीं है?
ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि तुम्हारी नीयत खराब है। तुम चाहते हो MIC के प्रेशर में, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के प्रेशर में, तुम चाहते हो उनकी दुकानदारी चलते रहे, मिलिट्री इक्विपमेंट बिकता रहे, रूस ब्लीड करता रहे, कमजोर होता रहे, आर्थिक व्यवस्था डवाडोल होती रही। तुमने तो उसके ऑयल सेल पे भी सैंक्शन लगा दिया था, वो तो हमने रूस को मदद किया। तो आप चाहते हो अगला कमजोर होता जाए, मर जाए और आप फ्लरिश करो, अमेरिका द ग्रेट। ऐसे नहीं चलेगा। दोनों को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। वन वे ट्रैफिक नहीं चलती है वर्ल्ड में, और रूस को इतना बेवकूफ़ देश नहीं कि नहीं समझता है। आप हमेशा खतरा बने रहते हो। आप अपनी नीयत पहले ठीक करो। आप शांति चाहते हो कि नहीं चाहते हो? क्या बात है, मतलब आपने पूरी तरह से अमेरिका को एक्सपोज करके रख दिया कि अमेरिका इसमें डुअल गेम खेल रहा है, डुअल गेम खेल रहा है। यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम की कमी हो गई है। लग रहा जनरल सिन्हा को समझ लिया था पहले ही अमेरिका ने। एयर डिफेंस के लिए यूएस भरोसे है यूक्रेन, और अब उसकी सप्लाई धीमी हो गई है। तो कैसे अपने आप को बचाएगा रूस की मिसाइलों से? नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो जो हुआ पिछली बार आपने देखा क्या हुआ, कैसे रूस की मिसाइलें ड्रोन आके तड़ातड़ मारी हैं बीती रात, और कितना बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों की मौत हुई है, इमारतें एकदम तबाह हो गई हैं, सब हुआ है। तो यूक्रेन की बड़ी तैयारी तो है, लेकिन तैयारी होगी कैसे? अमेरिकी हथियारों की सप्लाई धीमी हो गई है। यूक्रेन के लिए जरूरी है अमेरिका के एयर डिफेंस। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की यूक्रेन में कमी हो गई है। यूएस से पेट्रियट सिस्टम चाहता है यूक्रेन, यूएस से इंटरसेप्टर ड्रोन भी लेगा यूक्रेन, जर्मनी से लंबी दूरी के ड्रोन की खरीद कर रहा है, स्वीडन लातविया से भी सैन्य मदद मिल रही है। यूक्रेन में ही हथियार बनाने पर फोकस है। लेकिन अगर अमेरिका से नहीं आया एयर डिफेंस, तो क्या यह सब काफी होगा? स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, जल्दी से बताइए मुझे। मैं जनरल सिन्हा की बात से बिल्कुल अग्री करता हूं। देखिए, वॉर एक बिजनेस, और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पूरे वर्ल्ड में जितने भी डिफेंस सिस्टम इस टाइम यूज हो रहे हैं, चाहे हम इजराइल की बात करें, यूक्रेन की बात करें, बाकी कंट्रीज की बात करें, सारे अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स हैं। दैट्स नंबर वन। सेकंड, आप जैसा कह रहे हैं, नहीं, इस समय जब ये अटैक हुआ था, जब मेजर अटैक हुआ था रशिया के ऊपर, उनके प्लेन्स के ऊपर, दैट वाज बिगिनिंग ऑफ द एंड। आप देखेंगे बहुत जल्दी अभी सीज फायर होगा, कुछ ही महीनों में, हफ्तों में, और उस समय रशिया अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे सीज फायर करेगा, जो इस समय रशिया का एम है। पहले रशिया का एम था कि सिर्फ नेटो मेंबरशिप ना मिले। अगर 3 साल पहले ये छोटी सी कंडीशन मान ली होती तो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना खड़ी हुई होती। लेकिन ना यूएस चाहता था ना यूरोप। अब ये सारे भुगतेंगे, क्योंकि रशिया इज इन फुल फॉर्म। वो नहीं छोड़ेगा, जितने एरियाज जो भी उसने अभी कैप्चर करे हैं वो उनको लेकर और फिर सीज फायर करेगा। सो इट विल बी अ सीज फायर ऑन इट्स ओन टर्म्स नाउ। अच्छा, चलिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन को अमेरिकी मदद रुकने से जर्मनी की टेंशन बढ़ गई है। अब जर्मनी की टेंशन क्यों बढ़ रही है समझाएंगे आपको। जर्मनी यूक्रेन को हथियारों की मदद तेज करना चाहता था। जर्मनी यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम देना चाहता है, लेकिन जब पेट्रियट जिसका है वही नहीं दे रहा, तो जर्मनी देके क्या करेगा? पता चला जर्मनी को पीछे से नहीं मिला कुछ। अब सवाल है कि हथियार नहीं होगा तो कैसे लड़ेगा जर्मनी, कैसे लड़ेगा यूक्रेन? यूक्रेन को अमेरिकी हथियार की आपूर्ति रुकने से जर्मनी के जो नए चांसलर हैं वो चिंतित हो गए। जर्मनी अमेरिका के साथ सीक्रेट डील की तलाश में है, ताकि यूक्रेन को 2 पेट्रियट डिफेंस सिस्टम दिए जा सकें। अमेरिका ने पेट्रियट हेलफायर मिसाइलें, GMLRS रॉकेट की आपूर्ति रोक दी है यूक्रेन को। जर्मनी को डर है कि अमेरिका उसके पेट्रियट की खरीद को भी रोक सकता है। मैंने कहा था ना कि उसको डर है कि कहीं पीछे से उसको सप्लाई ना हो। जर्मनी यूक्रेन को सैन्य सहायता बढ़ाने के वैकल्पिक रास्ते तलाश रहा है। आप जल्दी से इस पर कमांडर विक्रमजीत, जर्मनी की टेंशन को आप कैसे देखते हो? देखिए, बात ऐसी है कि नेटो ने अभी तक तो उनको पूरा सपोर्ट किया है यूक्रेन को, कि शायद मुझे नहीं लग रहा गौरव जी, इन्होंने भी एंटीसिपेट किया था कि वॉर इतना लंबा चलेगा। और उनके भी लॉजिस्टिक्स और उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं, जो ये जैसे MIC जो उन्होंने बोला, जो भी ये इसमें इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, वो भी इतना स्ट्रेच हो जाएंगी कि आज ये दिन देखना पड़ेगा कि उनके पास स्टॉक ही नहीं है। तो देखिए, कहीं ना कहीं यूक्रेन के बाद जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जो बॉर्डरिंग नेशंस हैं, उनकी तो टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि रूस अभी सिर्फ यूक्रेन और उनका, क्योंकि अर्लियर आज तक सारे जो नेटो के देश थे वो यूक्रेन के पीछे खड़े हुए थे, बोल के हम सपोर्ट कर रहे हैं, पर उन्हें पता था कि जंग जो है उन्हीं तक है, हमारे दरवाजे तक नहीं है। सही बात। तो ये जंग कब, अगर किस तरह परिवर्तन हो जाए, जियोपॉलिटिक्स कैसे चेंज हो जाए, जो हम देख रहे हैं आजकल कि भाई एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर और एंड इन जियोपॉलिटिक्स, अभी ये आप ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा सा अभी घबराए हुए हैं। और जैसे कि आपने कहा कि यूएस ही जब नहीं दे रहा है वो सिस्टम, तो आगे दूसरे देश उनको कैसे दे सकते हैं और कैसे सपोर्ट करेंगे। एक चीज मैं गौरव जी यहाँ बोलना चाहता हूँ, जैसे पुतिन जी ने बोला, प्रेसिडेंट पुतिन ने बोला हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इसके आज 4 जुलाई है। इसको अगर आप तात्पर्य समझें तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी बोला गया है कि देखिए, आपको देश को इंडिपेंडेंट होने का, अपना इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने का पूरा हक है,
और हमें भी है। यही एक अमेरिका की ग्रेटनेस भी मानी जाती है कि भाई सबसे वो विश्व का सबसे मैच्योर डेमोक्रेसी इत्यादि है। तो आप दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी करके आप सोच रहे हैं, दूसरों के मामलों में बहुत आपने बिटवीन द लाइंस जो पढ़ी नवाद, और आप सोच रहे हैं कि दूसरे जो देश हैं वो आपके हिसाब से चलेंगे। तो आपका ये जो रवैया है ये कहीं ना कहीं आपको भी सोचना पड़ेगा। और ये आज एक करारा जवाब था कि जी हाँ, आपने हमारी बातचीत हुई है, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है कि हम आपके कहे के हिसाब से ही चलेंगे। मॉस्को के पास बड़ा हमला हुआ है, सरगई पोसाद इलाके में हमला, मॉस्को के पास बड़ा हमला हुआ है, पावर स्टेशन को पहुंचा है भारी नुकसान। ये यूक्रेन की तस्वीर नहीं है, ये रूस की तस्वीर है, मॉस्को के पास की तस्वीर है। यूक्रेन ने यह अटैक किया है और यूक्रेन का रूस के सैन्य संयंत्र पर हमला, यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने पुष्टि की है। रूस की साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पर यह हमला किया गया है। शाहेद ड्रोन के लिए यही बनता था वॉरहेड। तो 3 तस्वीरें यूक्रेन के पलटवार की, मॉस्को पर ड्रोन अटैक, पावर स्टेशन पर ड्रोन अटैक, और इसके साथ ही शाहेद ड्रोन के साथ ही एक ऐसी जगह ड्रोन अटैक जहां पर शाहेद ड्रोन का वॉरहेड बनता था। अब यूक्रेन में आगे क्या होगा, देखिए ये बड़ा सवाल है, आगे क्या होगा। देखिए यूक्रेन पर बड़ा हमला जारी रहेगा, राजधानी कीव पर और बड़ा अटैक करेंगे पुतिन, बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़े हमले मुमकिन है, यूक्रेन के और हिस्सों पर कब्जा करेगा रूस। नेटो देशों को लेकर पुतिन का रुख काफी कड़ा है, यानी युद्ध विराम नहीं, दूर दूर तक युद्ध विराम की बात नहीं है। ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर भी बात नहीं बनी, बातचीत पर भी बात नहीं बनी। अब सवाल है कि फिर आगे क्या यहां पर सवाल है, मोटिव क्या है? क्या पूरे यूक्रेन पर कब्जा करके मानेंगे क्या पुतिन? क्योंकि बड़े युद्ध की तैयारियों में जुटा है रूस, बड़े पैमाने पर जवानों की भर्ती कर रहा है रूस। यह क्या हो रहा है, इसके क्या संकेत हैं, इसके क्या मायने? 2025 में 2,10,000 जवानों की भर्ती कर रहा है रूस। नए सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में भेजा जाएगा। नए जवानों ने यूक्रेन में युद्ध लड़ने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आइए जरा इस बारे में और डिटेलिंग करते हैं आपके सामने। बड़े युद्ध की तैयारी में है रूस। इस साल 2,10,000 जवानों की भर्ती, नए जवानों को युद्ध लड़ने यूक्रेन भेजा जाएगा। नए जवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। 14 वर्षों में रूस का यह सबसे बड़ा भर्ती अभियान है। रूस में हर महीने 30 से 45 हजार सैनिकों की भर्ती होगी, यह वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है। इसका क्या मतलब है, जल्दी से इस बारे में बात करते हैं, फिर आते हैं। जनरल सिन्हा, जल्दी से आप बताइए कैसे डिकोड करते हैं इसको आप? देखिए, जब कोई भी जंग की आप तैयारी करते हैं तो आप अपना वेस्टेज पैटर्न विजुलाइज करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, और वेस्टेज पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही आप अपना इन्वेंट्री स्टॉक हो, मैन पावर स्टॉक हो, एसेट्स हो, इक्विपमेंट का एसेट्स हो, फाइनेंशियल हेल्थ हो, ये सब कैलकुलेट करते हैं। रूस ने भी नहीं सोचा था, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने भी नहीं सोचा था कि 3 साल जंग चलेगा। कहाँ यूक्रेन, कहाँ रूस, लेकिन 3 साल चला। बिल्कुल। और अब रूस डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान में भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो क्या इतना बड़ा इन्वेंट्री कोई भी देश रखता है? नहीं रखता है। WWR का जो कॉन्सेप्ट होता है, वॉर वेस्टेज रिजर्व का, वो होता है बेस्ड ऑन कंटीजेंसी। 3 साल का कंटीजेंसी प्लानिंग कोई नहीं करता है। लेकिन रूस के लिए ये जीवन और मौत का सवाल है। जब तक वो बफर, यूक्रेन को एक बफर के रूप में नहीं इंश्योर करता है, तब तक वो शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि वो अमेरिका की नीयत पे शक करता है और वो अपना अस्तित्व बचाना चाहता है। तो सवाल ये है कि जियोपॉलिटिकल तरीके से इसको यूरोप और पूरी दुनिया कैसे देख रही है? एम्बेसडर सिंघल, जल्दी से आपका क्या एनालिसिस है इस भर्ती पर? देखिए, ऐसा है कि ये अभी जो प्रेसिडेंट पुतिन जो कार्रवाई कर रहे हैं पिछले, अगर आप देखें, अगर टाइमलाइन देखें, तो उनकी जो कार्रवाइयां हैं पिछले 4-5 महीने में ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि उनको अब पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि अमेरिका जो है यूक्रेन के सपोर्ट में नहीं आ रहा है, वो अपने आप को धीरे धीरे हाथ खींच रहा है। तो उसी वजह से प्रेसिडेंट पुतिन की जो कंडीशंस हैं वो हार्डन होती जा रही हैं। पहले उन्होंने कहा कि नाटो में मत जाइए, खाली उससे हम राजी हो जाएंगे। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि यूक्रेन का जो हिस्सा है, वो जो हमने कब्जा कर लिया, वो तो हमारा है ही है, यूक्रेन की गवर्नमेंट को भी हम बदलवाएंगे और हमारे हिसाब से वो चलेगी। तो उनको क्योंकि अब ये विश्वास हो गया है और वो देख रहे हैं कि यूक्रेन कमजोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि वहां भी जो है बहुत समस्या है, जवान नहीं है लड़ने के लिए उनके पास में, और जो है ये जो बात कही जा रही है कि बड़ा युद्ध हो सकता है और उसकी तैयारी में जुटा है रूस,
तो ये बड़ा युद्ध तो यूक्रेन से 3 साल से चल रहा है, इससे बड़ा युद्ध क्या होगा? फिर तो ये युद्ध कहीं और जाकर रुकेगा। आई गेस कि उनका इंटेंशन ये है कि उस पर हम पूरी तरह कब्जा कर लें। यूक्रेन इज अ बिग कंट्री, हाँ। सो दे नीड मैन पावर चाहिए उनको वहां पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि हम ये कर सकते हैं। नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कहीं यूरोप तक तो नहीं एम कर रहे हैं पुतिन? आई मीन ये तो अभी देखिए समय बताएगा, लेकिन इसमें जो है क्वाइट पॉसिबल है कि वो जो है जो, क्योंकि वो पोलैंड है वो भी वहां भी उनकी उसकी रेंज में है, और आजकल वो जर्मनी को सबसे नंबर 1 हमारे दो कह रहे हैं। डिसएग्री कर रहे हैं। आप, मैंने जो सवाल पूछा पहले स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, आप बताइए, फिर मैं जल्द से आ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो जो भर्ती की हम बात कर रहे हैं, पिछले 3 सालों में 2.5 लाख से ऊपर मिलिट्री कैजुअलिटीज रशिया की हो चुकी है। और इतनी बड़ी तादाद में जब किसी की मिलिट्री डेथ्स होती हैं, सोल्जर्स कम होते हैं, तो उसको बहुत जल्दी अपने को फुलफिल करना है। लेकिन इस समय जो एकदम आप तेजी देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया, ये इसलिए है क्योंकि कल को अगर सीज फायर होता है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, तो जो भी एरियाज रशिया के अंडर आते हैं उन्हें होल्ड करने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए एट अ वेरी लार्ज स्केल। यूक्रेन पे पूरा कब्जा करना इज हाईली अनलाइकली एट दिस स्टेज, बिकॉज उसके लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेजन चाहिए, जो इस समय फाइनेंशियली भी पॉसिबल नहीं है और मिलिटरी भी पॉसिबल नहीं है। Okay. आप बात कर रहे हैं यूरोप की, नहीं, ऐसा इस समय नहीं है, क्योंकि 3 साल में जो डिप्लीशंस हुई हैं, हम फाइनेंशियल और मिलिट्री डिप्लीशंस की बात करें, रशिया की बहुत ज्यादा हैं। रशिया को काफी समय चाहिए अपने को फुली दोबारा इक्विप करने के लिए। ठीक है, तो यूरोप इज हाईली अनलाइकली। ठीक है, जॉन सिन्हा, आपका छोटा सा कमेंट, फिर ईरान और इजराइल वाले सेगमेंट पे जा रहे हैं। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रूस का एम है कि मैं अपने आप को सुरक्षित करूं। दूसरी बात है, जो आप यूरोप की बात कर रहे हो, यूरोप की वो इतना बाइट नहीं करेगा कि अनपच हो जाए। यूक्रेन को ही कंट्रोल कर लिया वही काफी है, और यूरोप तो बहुत दूर का खीर है, वो नहीं कभी खाना पसंद करेगा, वो छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि पहले अपने घर के इर्द गिर्द वो अपना सिक्योरिटी करेगा, न्यूट्रल यूक्रेन चाहेगा। और जितना अभी एक और चीज़ है रूस के मन में, वो जानता है कि अमेरिका के लिए 3 फ्रंट खुल गए हैं, यूक्रेन, अपना इजराइल, और अब खुद ईरान से पंगा लेके वो 3रा फ्रंट खुला है। तो अब मिलिट्री इक्विपमेंट, चाइना तो है ही, तो अब 4 फ्रंट खुले, तो कहाँ कहाँ मिलिट्री इक्विपमेंट देगा वो? बात है। सवाल यह है कि अपने एसेट को कहाँ 4 हिस्सों में बांटेगा। पहले कंसंट्रेट कर रहा था। चलिए, आपने जो कहा इसको आगे और बात करेंगे। ईरान पर हमलों की जांच करेगा इजराइल। तेहरान में धमाका हुआ है, क्या कुछ बड़ा होगा, हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये जांच इजराइल ईरान पर धमाकों की? जी हां, तेहरान में इजरायली हमले का इन्वेस्टिगेशन करेगा इजराइल। सरकारी बिल्डिंग पर इजरायली बमबारी की जांच की जाएगी। तजरिश में बिल्डिंग के बाहर एक इजरायली मिसाइल गिरी थी। इजरायली हमले में व्यस्त सड़क पर मौजूद कारें तबाह हुई थी। अब इजराइल कह रहा है कि वो इस हमले की जांच करेगा। और ये देखिए कितना बड़ा धमाका था, कैसे पर खच्चे उड़ गए वहां पर कारों के। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, उत्तरी ईरान में हमले का एयर अलर्ट। राशत इलाके में भीषण धमाके की खबर है। ईरान के इंडस्ट्रियल एरिया पर हमला हुआ है, यह रिपोर्ट कह रही है। लगातार 5वें दिन ईरान में ड्रोन हमले हुए हैं। सीज फायर है, दोनों देश कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं कर रहे, और इसी में ये लगातार 5वें दिन ईरान में ड्रोन हमले, नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। देखिए, एक और खबर दिखाता हूं आपको। नॉन स्टॉप हमलों से दहल गया है तेहरान। नॉन स्टॉप हमलों से आईआरजीसी के ठिकाने पर ड्रोन से हमला किया गया है। हमले के बाद बंकर में छिप गए आईआरजीसी के अधिकारी। आईआरजीसी क्या है? आईआरजीसी ईरान की सेना है, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स। ड्रोन हमले रोकने में एयर डिफेंस नाकाम हुए हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। देखिए, आग है तभी ये धुआं है, और ये धुआं आया कहां से? ये आग लगाई किसने? ये अटैक किया किसने? तजरिश में सरकारी बिल्डिंग के बाहर वो ड्रोन अटैक होता, मिसाइल गिरती है, और देखिए कैसे कारें हवा में उछल जाती हैं कई कई फीट तक। उत्तरी ईरान में हमले का एयर अलर्ट, देखिए कैसे वहां पर अटैक हुआ है, ड्रोन हमले हो रहे हैं नॉन स्टॉप, लगातार आईआरजीसी के ठिकानों पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं। ये क्या ईरान में क्या हो रहा है? ये सवाल है। कमांडर विक्रमजीत, पहला कमेंट आपसे, क्या हम ये माने कि ईरान में चोरी छिपे इजराइल अभी भी अटैक कर रहा है? बिल्कुल, ये बहुत ही आश्चर्य, मेरे दुर्भाग्यपूर्ण है, आश्चर्यजनक है, दोनों जितने आप एडजेक्टिव लगा लें कम है। आपने सीज फायर आपने किया है, आप अपने ही वर्ड पे आप नहीं मतलब खरे उतरते हैं, तो ये तो एक तरह से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है कि आपने एक नैरेटिव कुछ दुनिया को अलग दिखा दिया कि हमने सीज फायर कर लिया, किसी ने उसका क्रेडिट भी ले लिया और वो अपने पुरस्कार की तैयारी कर रहे हैं। उसको दुनिया जानती है। हाँ, तो वो सब चल रहा है, लेकिन जमीनी हालत देखिए गौरव जी, मतलब कुछ डिमार्केशन नहीं है, कोई सिविलियंस और फौजियों में डिमार्केशन नहीं है। नैरेटिव है कि हम आईआरजीसी पे
कर रहे हैं, लेकिन हो कहाँ कहाँ रहा है आप देख रहे हैं विजुअल्स में। तो ये, और आप कह रहे हैं हम जांच भी करेंगे इसकी, तो वो क्या प्रूव करना चाह रहे? मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो कि अमेरिकी दबाव से उन्होंने उस टाइम तो सीज फायर किया है, लेकिन इनके अंदर जो इनकी अपनी कंट्री की जो पॉलिसी है, जो वो चाह रहे हैं, नेतन्याहू जी चाह रहे हैं, वो ये नहीं चाह रहे हैं। मेरे को लगता है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा मंशा कुछ लगता है और कि ही है। ये आप दोनों का, एक कंट्री की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है दोनों कंट्रियां सीज फायर बस थोड़े दिनों के लिए करके बैठी हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जंग की तैयारी हो रही है। मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं कमांडर विक्रमजीत जी, फिर आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। इजरायल से जंग पर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का बयान आया है और वो ये कह रहे हैं कि 12 दिन के युद्ध में सिर्फ 25% मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। मिसाइल सिटी का इस्तेमाल तो हुआ ही नहीं है। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे पास भरपूर असलहा है, भरपूर मिसाइलें हैं और हमारी जो सबसे अहम मिसाइल सिटी है उसका तो हमने यहां इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो क्या ईरान इजरायल में बड़ा धमाका करेगा, ये सवाल है। लेकिन पहले ये सुनिए। به لطف خدا با لطف و عنایت خدا در یک شرایط بسیار خوبی است. ممکنه ما 30% هیچگاه ما به اندازه امروز آمادگی نداشتیم و این ظرفیتی که در این جنگ 12 روزه، در این جنگ تحمیلی به کارگیری شد، بخشی از این توان بود و انشالله امیدوارم که حماقت نکنن. اگر بکنن حتما پاسخ دندون شکن جدی‌تری را خواهند دید. तो क्या ईरान करेगा इजरायल में बड़ा धमाका? इजरायल पर फिर बड़े हमले की चेतावनी है। इजरायल का नक्शा बदल देने वाला हमला होगा, ये बड़े हमले की चेतावनी दी है इजरायल ने। उन्होंने कहा है कि नक्शा बदल देंगे हमसे टकराने का नतीजा इजरायल के लिए विनाशकारी होगा। ईरान के IRGC कमांडर अली फजली ने यह चेतावनी दी है। अभी तक सिर्फ 25% मिसाइल पावर का हमने इस्तेमाल किया है, यह उन्होंने कहा है। ईरान पर भीषण हमला करेगा इजरायल, यह एक और यहां पर बयान आया है। इजरायल फिर से ईरान पर हमले को तैयार है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की वार्निंग दी गई है। यूएन में इजरायल के राजदूत डैनी डेनोन ने चेतावनी दी है। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा तो हमला करेंगे। तो एक भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत मिसाइल है और हम ऐसा हमला कर देंगे इजरायल में कि वो देखते रह जाएंगे। और दूसरी तरफ इजरायल के जो राजदूत हैं यूएन में, वो ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा तो हम फिर से हमला करेंगे। तो कहां से सीज फायर की महक आ रही है? ये तो पूरी वही खुशबू आ रही है कि कभी भी यहां अटैक हो जाएगा। खामनेई के अंडरग्राउंड होने पर भी सवाल उठ गए और खामनेई एक बड़ा सवाल बन गए इस वक्त। एक बड़े मुहर्रम समारोह में शामिल नहीं हुए खामनेई, जो हमेशा होते थे। सवाल है कि खामनेई अभी है कहां है खामनेई? देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई अभी तक बाहर नहीं आए, अंडरग्राउंड है। 3 हफ्ते से खामनेई की पब्लिक में कोई मौजूदगी दर्ज नहीं हुई है। तीसरे शिया इमाम के मातमी जुलूस में भी वो शामिल नहीं हुए हैं। खामनेई के अंडरग्राउंड बंकर में होने की खबरें हैं। 13 जून के बाद नए कमांडरों से मिलना उन्होंने बंद कर दिया है। सिर्फ आर्मी चीफ और चुनिंदा नेताओं से वो संपर्क में है। बंकर से ही आर्मी चीफ को निर्देश देने का दावा है। तो क्या खामनेई को मौत का डर सता रहा है? क्या है खामनेई को? क्या मैं जल्दी से इस पर अंबेसडर सिंघल, एक सवाल आपसे। अंबेसडर सिंघल, सुप्रीम लीडर अगर इस तरह से कहीं पर छिपा हुआ हो, वॉर की बात तो मैं भी करूंगा हमारे वॉर एक्सपर्ट से, तो उसका क्या मैसेज जाता है? डर या फिर ये डिफेंस अपना, या फिर क्या मैसेज जाता है इसका? देखिए, ऐसा है कि इजराइल ने बहुत और अमेरिका ने भी समय समय पे स्टेटमेंट दिए हैं कि हम इजराइल तो बराबर कह रहा है कि हम जो है इसको सुप्रीम लीडर को मारना चाहते थे और हमने अभी कल भी स्टेटमेंट आया, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम मिल नहीं पाए, तो हम उनको मार नहीं पाए। अमेरिका ने कहा कि मैंने उसको जो है हमने उनको परमिशन नहीं थी। तो ऑब्वियसली, और ये जो सीज फायर हुआ है, ये बड़ा अजीब तरह का सीज फायर है कि किसी भी देश के कोई ऑब्जेक्टिव जो था वो अचीव नहीं हुआ। दूसरा जो है, जो मेन प्लेयर्स थे उनकी सहमति वगैरह कोई नहीं ली गई। उनको तो आदेश दे दिया गया कि भाई आप जो है इसको सीज फायर कर दिया गया है आपके लिए, और नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। बिल्कुल। तो ये जो है उनकी अंदरूनी इच्छा से नहीं हुआ है, वो एक टेम्परेरी ट्रूस है मेरे ख्याल से ये। और दोनों देश मौका ढूंढ रहे हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट आ रही हैं, जिस तरह का बोला जा रहा है, दोनों देश मौका ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए इस वक्त में खमैनी को कि उनको टारगेट हैं, डिक्लेयर टारगेट है, तो वो अपने आप नहीं, मेरे विचार से वो सुरक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए है। कम्युनिकेशन नहीं कर रहे किसी से, इंटरनेट वगैरह कोई नहीं कर रहे, उन पर जा रहे, टेलीविजन पर भी उनके रिकॉर्डेड मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैं इस अगले सवाल को लाता हूं। जनरल सिन्हा, एक कह रहा है देश कि हमारे पास 30% मिसाइलें खर्च हुई हैं, 70% मिसाइलें हैं और जो हमारी मिसाइल सिटी है वो बाकी है। दूसरा देश कह रहा है कि अगर इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा तो हम कभी भी हमला कर देंगे।
तब तो बातें। ये मुझे लगता है कि बाय एनी मोमेंट ये कभी भी जंग भड़क सकती है। दो बातें आपने पहला चीज़ कहा, ईरान का कमांडर कह रहा है कि हमने खाली 25% इस्तेमाल किया है, 75% हमारे रिजर्व में है। मैं पूछना चाहता हूं ईरान से कि आपने जो फर्स्ट वेव में 200 मिसाइल दागे थे, उसके बाद 25-30 पे आ गए। देखिए वॉर में क्या होता है, एक परसेप्शन वॉर होता है उसमें, जिसमें आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि आपके पास जो मिसाइल की इन्वेंट्री है वो इंटैक्ट है। गलत, इंटैक्ट नहीं है। आप जानते हो कि आप सेफ नहीं हो, आप जानते हो कि आपके कितने पास टोटल 6-7 हज़ार आपके पास मिसाइल थे, अभी क्या नफरी पहुंच गई है। आपकी फ्रीक्वेंसी आप 25-30 पे क्यों आ गए हो? यदि आपकी 75% एसेट है तो 25-30 पे क्यों फायर कर रहे हो? इसका मतलब है आपका इन्वेंट्री डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है। आप डर रहे हो कि जीरो हो गया तो हम कष्ट में आ जाएंगे। तो ये परसेप्शन वॉर चलता रहेगा। और फॉग ऑफ वॉर में कौन क्या कह रहा है, उसका मकसद क्या है, कितना वो स्ट्रांग दिखाना चाहता है, इसमें बहुत कैच-22 है। चलिए ठीक है, ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर हमारी नजर है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम शुरू नहीं होने देंगे। यूएन में राजदूत ही नहीं बल्कि अब तो खुद रक्षा मंत्री कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके लिए हमारी एयरफोर्स तैयार है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू नहीं होने देंगे। उनके परमाणु कार्यक्रम पर हमारी नजर है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजरायल के रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है और ईरान से इजरायल की चिंता बढ़ाने वाली खबर है। ईरान को चीन से मिला J-10C फाइटर जेट का पहला बैच, तो अपनी एयर पावर बढ़ा रहा है। मिसाइल तो उसके पास है ही, लेकिन अब अपनी एयरफोर्स की पावर बढ़ा रहा है ईरान। चीन से उसको J-10C का पहला बैच मिल चुका है। जल्दी से स्क्वाड्रन लीडर, आपसे ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है इस J-10C के बारे में? क्या ईरान अब इजरायल की, क्योंकि एयरफोर्स ने वहां पर खुले तरीके से उन तबाही मचाई है और इजरायल के पास उसका, ईरान के पास उसकी कोई वहां पर काट नहीं थी, तो क्या ये J-10C अब इजरायल के फाइटर जेट्स को रोक पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जब ही IRGC के कमांडर की जो स्टेटमेंट आई है, हाईली इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। अगर आप कह रहे हैं मैंने 10 दिनों में 25% मिसाइल्स अपनी फायर कर दी हैं, इसका मतलब है पहले अप्रॉक्सीमेट 8 से 10 हज़ार की गिनती थी, यानी आपने अगर 8 हज़ार भी माने तो 2000 मिसाइल्स फायर कर दी, यानी अगले 1 महीने में आपका सारा स्टॉक खत्म हो जाएगा अगर इस स्पेस पे वॉर चलती रही। पहली चीज। नंबर 2, ईरान की सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है, जो मैं डे 1 से कह रहा हूं, वो है उसका डिफेंस सिस्टम। उसके पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। पुराने S-300 हैं, वो भी डिप्लीटेड स्टेट में। एयरफोर्स वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट है। अब जो J-10C आया है, ये किसको काउंटर करेगा? मे बी F-16 को। आप F-35 को काउंटर नहीं कर सकते। आप जो डिफेंस सिस्टम्स इजराइल के पास हैं, उसे ये काउंटर नहीं कर सकता। प्लस अगर किसी एयरफोर्स के पास फाइटर्स इमीडिएटली आते हैं, ऐसा नहीं है वो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनको सालों लगते हैं उस सिस्टम को मास्टर करने में। और वहां आप फाइट कर रहे हैं लेजेंडरी पायलट्स के साथ, जिनके पास सालों का वॉर एक्सपीरियंस है, डॉग फाइट्स का वॉर एक्सपीरियंस है, BBR मिसाइल्स का है। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आज ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू होता है, ईरान विल लूज एट अ बिग एंड। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए यहां पर साफ है, ईरान और इजरायल के बीच जो यहां पर अभी सीज फायर है, तमाम एक्सपर्ट्स हमारे मानते हैं कि हो सकता है कि ये सीज फायर कभी भी टूट जाए। लेकिन जाते जाते जल्दी से आपको एक और बड़ी खबर दिखा दूं। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इजरायल ने अलर्ट जारी किया है। ईरानी मिसाइलों की पहुंच यूरोप तक हो सकती है। तेहरान को नहीं रोका गया तो तबाही आ जाएगी, ये इजरायल ने कहा है। अमेरिका का पूर्वी तट भी ईरान की रेंज में है, ये कहा है इजरायल ने। तो इजरायल ये कह रहा है कि अगर इसको नहीं रोका तो अभी हमारे घर पर मिसाइल गिर रही है, कल तुम्हारे घर पर गिरेगी। ईरान इजरायल युद्ध के बाद एक बड़ा सर्वे हुआ है। ईरान के लोगों को मिसाइलों पर गर्व है। ईरानी लोगों को खामनेई से उम्मीद है। ये सर्वे देखिए, ईरान के लोगों को अपनी मिसाइलों पर गर्व है। उनको खामनेई से उम्मीद है कि ईरान जल्द बन सकता है एटमी पावर। तो दो तस्वीरें आपके सामने। इजरायल ने ईरान को लेकर एक अलर्ट दुनिया को दिया है कि यूरोप तक के देश उसकी पहुंच में हैं, अमेरिका का पूर्वी तट उसकी पहुंच में है, और ईरान के लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि खामनेई जल्दी से ही उनके देश को एक एटमी पावर बना देंगे, इन तमाम संघर्षों के और इन तमाम हमलों के बावजूद।